बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गदागरी एक्ट के ऊपर। गदागरी का कानून क्या है और शहर लाहौर में गदागरी कितनी परवान चढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ देखा कि शहर लाहौर में गदागरों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया, लेकिन एक रोज़ बाद ही शहर लाहौर क्या मंजर पेश करता है ये आपको दिखाऊंगी। गदागरी क्या है ये आपको दिखाऊंगी। ये जो गदागर हैं ये कौन कौन से ड्रामे करके आपसे पैसे लेते हैं ये आपको दिखाएंगे। और पंजाब असम्बली में अभी तक गदागरी के खिलाफ जो एक्ट है अभी तक मंजूर क्यों नहीं हुआ है, कानून क्यों नहीं बना है, ये आपको दिखाएंगे। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं दाता साहब की प्रीमिसेस में मौजूद हूँ। आउटसाइड मज़ार हैं हम और यहाँ पर आप रश देखिए। कैमरामैन से गुजारिश है कि ज़रा रश से हम बाहर निकलते हैं और मास्क भी लगा लेते हैं। हमें देख के बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो थोड़ा सा बाहर की जानिब चलते हैं और यहाँ पर आपको मैं फ़कीर दिखाऊंगी और उनके तरीके दिखाऊंगी। तो आप देखिए इस तरह से लोग मांगते हैं यहाँ। ये मेरा ख्याल से हाई हुए हैं इस वक्त अभी कुछ नशा ओवर चीज़ लेकर और यहाँ पर बैठे हैं। इसके अलावा ये बाबा जी यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पर भी लोग जो हैं वो मांगने की गर्ज से इस तरह से कुछ लोग सोए हैं। बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन और मर्दों की है जिन्होंने हाथ में बच्चे उठा रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि हजूम है, बिल्कुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हजूम है और ये सारे पेशावर ख़वातीन हैं जो यहाँ पर डेरा जमा के बैठी हैं। ये सारी की सारी पेशावर ख़वातीन भाग रही हैं। ये लोग, ये सब पेशावर ख़वातीन हैं। एक प्रोफेशनल बैगर हैं, अब ये मना नहीं कर सकते कि हम सलाम करने आए। ज़रा आइए दिखाती हूँ मैं। इनके 3 बच्चे हैं साथ में और 2 बच्चे जो हैं वो इस वक्त सोए हैं और एक जो है वो पीछे। कहाँ से हो? हेलो, क्या हुआ? यहाँ पे क्यों बैठी हो बच्चों को लेके? बच्चों ये तो बतौन बच्चों इसकी मनौती आई मन्नत आई, बता बैठो। क्यों बैठी हो यहाँ पे? वो बस वैसे बैठे हैं। वैसे ही क्यों बैठी हो? मांगने बैठी हो? हाँ। कहाँ से आई हो? कहाँ से? निशारे निशारे। कौन यहाँ पे बिठा के गया? कोई भी को कल्ले बैठे हैं। अकेली? ये कौन है साथ में? और कौन है? और कोई नहीं। मियाँ कहाँ है? मियाँ मेरा कहानी, मियाँ कहानी घर है। हाँ। तो रहती कहाँ हो? कहाँ से आई हो? कहाँ से आई हो? कहाँ से? मैं वहाँ कल ही आई। कल ही हो? अकेली हो? आई कहाँ से हो? तारी समझ नहीं आती। मैं को बोली थी आई कहाँ की हो? कहाँ से आई हो? कहाँ से? मैंने समझ नहीं आती कहाँ से क्या हूँ। तुम हो इसके मियाँ? बैठो नीचे, इधर आओ। यहाँ पे क्यों बिठाया इसे? यहाँ पे क्यों बिठाया इसे? बच्चे दी नौ आता है, छोटे दी। यहाँ पे मांगने के लिए क्यों बैठे हुए हो? मांग नहीं रहे, ये नौ आता है इस बच्चे के छोटे की। हाँ, दरबार शरीफ पे। सारे दरबार पे सलाम करने आए हो हैं, बच्चे, छोटे बच्चे लेके आए हो। तुम यहाँ पर बीवी और बच्चे बिठा के भीख मंगवा रहे हो, शर्म नहीं आती? भीख मंगी है? भीख तो असी मांग नहीं रहे, मजदूरी तो करते हैं। ये फ्रूट कारपेट बिछाया हुआ है, यहाँ पर तुमने चीजें रखी हुई हैं। बच्चों को देखो, मुंह के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद शफीक। तुम यहाँ पे मन्नत मांगने आए हो, अल्लाह तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बेटी के मुंह के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं? वो तो पूछेगा। हाँ, असी किहड़ा इत्थे नित रहना है, असी टुर जाना 2 दिनों बाद। हाँ जी, 2 दिन। शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? शनाख्ती कार्ड दरबार शरीफ पे है। नहीं, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड है तुम्हारे पास? कहाँ के हो? कहाँ से आए हो? नौशहरे विरका से। वैसे शर्म का मुकाम है तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे बहुत। गरीब का मतलब ये नहीं है, गरीब का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर इज्जत ना हो, इज्जत नफ्स ना हो। है, सब कुछ है। ये बच्चे की इज्जत कर रहे हो, इसको दुनिया में ला के इसको इज्जत दे रहे हो। परसों वाले दिन असी अपने घर टुर जाना है, फिर साफ सुथरा ही रहना है। आप ऐसे लोगों को जो अपने बच्चों की इज्जत नहीं करते, आप लोग इन लोगों को पैसे देते हैं।
जो अपने बच्चों की इज्जत नहीं करता, नाज़रीन एक इंसान की इज्जत नहीं करता, उसका छोटा बच्चा जिसके मुंह के ऊपर मक्खियाँ बैठी हैं, उसके बाप को ये फिक्र नहीं कि उसके बच्चे की कोई इज्जत नफ्स है, तो आप ऐसे लोगों को अपने खैरात, अतियात और ज़कात देते हैं, आप ऐसे लोगों को इनकरेज करते हैं। मैं आपसे अपील कर सकती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं करें। और दिल दुखता है मेरा, एक इंसान है जो कि सड़क पे लेटा है, एक इंसान है जिसके मुंह के ऊपर मक्खियां हैं। आज ये पूछते हैं कि ये बच्चा जो इनके हाथ में है क्या कर रहा है आपके हाथ में, बच्चा क्यों है आपके पास? वो इसके हम इस्लाम करने गई ना अंदर, तो वो आएगा, हम चले जाएंगे अभी। मांग नहीं रहे आप? नहीं, हम मांगने वाले थोड़े ही हैं। आप जुमेरात सलाम करने आते हैं हर जुमेरात। अभी तो मैंने दूर से देखा तो आप यहाँ पे मांग रहे थे। कौन मांग रहा है? अल्लाह का शुक्र है, साबित करो ना क्या मांगा मैंने, हमें झूठ नहीं बोला करते। वो मांगने वाली, वो देखो, दो उसको पैसे। आए कहाँ से हैं? हम इधर लाहौर के ही हैं। कहाँ से? काना टाउन। घर अपना है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अपना। हम जुमेरात को आते हैं बस। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जहाँ पर अगर कोई मज़ार होगा उसके इर्द गिर्द जो गदागरी है वो बहुत आम होगी, और ये डिक्लेयर्ड एरियाज़ होते हैं। ऐसे एरियाज़, ऐसे इलाके जहाँ पर कोई भी मज़ार है वहाँ पर बैठ के मांगना, वहाँ पर बाकायदा लड़ाई की जाती है और अपना हक जमाया जाता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पर कोई भी दूसरा भिखारी गदागर आकर भीख नहीं मांगेगा। तो यहाँ पर जो हदूद लगती है वो दाता दरबार थाने की लगती है। यहाँ से कुछ ही दूर एसपी खुद बैठते हैं और चौकी भी यहाँ पर मौजूद है। बहुत ज़्यादा रश लग गया है तो हम मास्क भी ऑन कर लेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रोफेशनल गदागर हैं और तरह तरह के तरीके अपनाए जाते हैं गदागरी करने के लिए, मांगने के लिए। किसी ने हाथ में बच्चा पकड़ा होगा, कोई साइकिल पर होगा, किसी ने हाथ पर डंडा पकड़ा होगा और किसी ने अपनी माजूरी जो है वो जाहिर की होगी। आप देखिए कि किस तरह से चिंची को रोककर यहाँ पर गदागरी की जा रही है। तो देखने में ये अफराद जो हैं वो बुज़ुर्ग लग रहे हैं, देखने में जो माजूर लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कहानी कुछ और होती है। सब अपनी अपनी यहाँ पे कहानी बताएंगे। इस वक्त मैंने एक शख्स को यहाँ पर देखा जो कि हाथ में बच्चा पकड़ के और गदागिरी कर रहा था, लेकिन मुझे वहाँ पर पाकर उसने अपना ये मौक़िफ़ दिया कि वो यहाँ सलाम करने आया है और उसकी बीवी अंदर सलाम करने गई है और बच्चे जो है उसे पकड़ा के गई है। और उसने ये भी कहा कि उसका खुद का अपना ज़ाती घर है, लेकिन अभी भी वो गदागरी करने पर जो है वो मसरूफ़ है। नाज़रीन, माल रोड की सूरत हाल आपको दिखाती हूँ। अकब में बहुत सारे यहाँ पर फ़कीर जो हैं वो बैठे हैं और उनके साथ नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। एक खातून है जो कि यहाँ चटाई बिछाकर अपने 4 बच्चों के हमरा लेटी हैं। आइए ज़रा इनसे मैं बात करने की कोशिश करती हूँ, क्या मसला है इनका और 4 बच्चे, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्यों इस तरह के बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन सबसे पहले खातून से मैं बात करना चाहती हूँ, सोई हैं, ज़रा आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मामा को उठाओ अपनी, कैसी हो? उठाओ, उठा लो, क्या हाल है? क्या करती हैं मैडम आप? क्या मतलब सड़क पे इस तरह से सोई हुई हैं, 4 छोटे बच्चे हैं आपके? यहाँ मोरों का मरीज़ है, इस वजह से कमाने वाला नहीं है कोई भी, इसलिए यहाँ पे बैठी हूँ। आई कहाँ से हैं आप? मैं काने से घर है? किराए पे, मालिक मकान ने ताला लगा दिया किराए की वजह से, इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। तो पुलिस ने कुछ नहीं कहा आपको? बच्चे ये आपके हैं? ये 3-4 बच्चे मेरे हैं। किस तरह यहाँ पे किस तरह आती हो? यहाँ पे बलून बेचते हैं हम लोग, शाम काम करते, लाइटों वाले बलून जो होते हैं वो बेचते हैं। ये बच्ची मेरी बीमार है। इसको क्या हुआ? सोया हुआ है ये। बच्चों पे मच्छर मक्खियाँ, माँ हो ना? मजबूरी है, बिल्कुल माँ। मजबूरी तो बहुत ज़्यादा होती है। ईंटों के भट्टे पे काम कर सकती हो, मेहनत कर सकती हो, मजदूरी कर सकती हो। आजकल तो मजदूरी बहुत ज़्यादा है और औरतें तो मजदूरी करती हैं। अभी मांगती भी नहीं हूँ मैं, मजदूरी करती हूँ।
ये बलून वगैरह लाइटों वाले बना के मैं खुद बेचती हूँ। हमारी नुमाइंदा जुनैरा इलियास ने हमें ज्वाइन कर लिया है, जो कि रोज़ ये रिपोर्ट देती हैं, हमें रिपोर्टिंग करती हैं कि गदागरी के हवाले से क्या डेवलपमेंट हो रही है और गदागरी के हवाले से होने वाले ऑपरेशंस के बाद क्या बेहतरी आई है। कल ऑपरेशन हुआ है गदागरी के हवाले से, आज शहर लाहौर क्या गदागरों से पाक हो गया? अगर मदीहा आप खुद भी अभी मेरे साथ थी और आपने देखा कि हर चौक और चौराहे पे आपको 1 से 2 जो है कम से कम फ़कीर नज़र आ रहे हैं, और ये वो सब लोग हैं जो कि प्रोफेशनली तौर पे जिन्होंने ये अडॉप्ट किया हुआ है प्रोफेशन। और आपने कल देखा कि तकरीबन 50 बच्चों को तहवील में लिया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से, और उसके बाद मुतअद्दिद लोगों को वार्निंग्स जारी की गई। कोविड के दौरान भी ये क्रैकडाउन तो जारी रहा, लेकिन सिर्फ ये कि यहाँ से हट जाएँ और यहाँ से अपने अपने घरों में चले जाएँ। तो आप देखें जो सालों से ये काम चलता आ रहा है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 50 बच्चों को तहवील में लिया गया है, कानूनी चाराजोई क्या होगी? बिल्कुल, कानून की तरफ से अब इनको ये तक फ्री हैंड हो गया कि इनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए जाएं, लेकिन ताहाल जो है अभी ऐसे कोई मुकदमात सामने नहीं आए। कोरोना वायरस के ड्यूरेशन में हमने देखा था कि मुकदमात दर्ज किए गए थे, तकरीबन 800 से ज़ायद मुकदमा हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास अपने लॉयर्स हैं, और चाइल्ड प्रोटेक्शन के लॉयर्स की तादाद कितनी है? अभी तक दर्ज होने वाले मुकदमात क्या हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अपने लॉयर्स नहीं हैं, लेकिन पुलिस के साथ मिलकर ये लोग क्रैकडाउन करते हैं और पुलिस की जानिब से मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। और उसके बाद जो बड़े लोग होते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं, बच्चों को तहवील में ले लिया जाता है। जो बड़े इनके ग्रोह में मौजूद लोग होते हैं उनको हिरासत में लिया जाता है और इनको वार्निंग दी जाती है कि आइंदा के बाद आप इस पॉइंट पर नज़र ना आएँ। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि रोज़ की मरा ज़िंदगी में आप जैसे ही घर जहाँ से भी गुजरे 1 से 2 आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी तक सिर्फ खाना पूरी की जा रही है, बच्चों को तहवील में लेकर कहीं ठहरा दिया जाता है उन्हें, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन बच्चे के जो अंदर खुद के बच्चे हैं उनके साथ मर्ज नहीं करना, उनको अलग से कहीं रखना है, और फिर 3 से 4 रोज़ बाद उनको उनके जो वालिदैन हैं, ये कस्टोडियंस हैं, उनके हवाले करना है। यहाँ पे कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो रही, कोई जुर्माने नहीं हो रहे। बिल्कुल, अगर इसमें थोड़ा सा ऐड कर लिया जाए तो बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस तो ऐसे होते हैं कि सुबह के टाइम पे बच्चों को पकड़ा जाता है और शाम को दोबारा से वापस छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनमें से बहुत सारे कम बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको तहवील में लिया जाता है और 1-2 रोज़ अपने पास रख के जो है उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई के तौर पे कि कहा जा सकता है कि हमने कार्रवाई की, ये बताने सो कॉल्ड कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल, सो कॉल्ड कार्रवाई को दिखाने के लिए कुछ बच्चों को अपने पास रखा जाता है और उसके बाद प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करने के बाद उनको वापस। क्योंकि आप काफ़ी अरसे से ये बीट कर रही हैं, आपके नज़दीक इस मामले का हल क्या है? क्योंकि आप भी शहरी हैं, मैं भी शहरी हूँ, और देखने वाले भी इस गदागरी से बहुत तंग हैं। देखने वाले भी तंग हैं। इवन आप एक सिग्नल पे खड़े हो जाओ या मार्केट में जाओ, आप सुकून से एक चीज़ बाय नहीं कर सकते हो। एक जाता है और अगर आप एक को दे दो तो यकीनन आप फंस जाते हो, फिर वो दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, और फिर इनके जो है ताक में बैठे होते हैं कि किसने किसको दिया, और उसके बाद उसी बंदे के पास बार बार आना शुरू हो जाता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि इनके खिलाफ जो पॉलिसी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग की जाए और सज़ाएँ दी जाएँ। ये ना किया जाए कि सुबह के टाइम पे पकड़ा और शाम को छोड़ दिया या मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसके बाद बेल हो गई। इनको कम से कम थोड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि इन्हें पता चले कि हमें इस चीज़ से रुकना है, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि इनके पीछे बहुत बड़े बड़े ग्रोह हैं और इसको अनटिल हम तब तक नहीं रोक सकते जब इनके खिलाफ एक प्रॉपर क्रैकडाउन हो, उस पर कार्रवाई हो और उनको सज़ाएँ मिलें। क्योंकि जब तक हम लोग अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी फील्ड है, ये तो एक इनिशियल कहा जा सकता है, एक रैंडम अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो आप, मैं और हर कोई जो है इससे इफेक्ट ही है। जुनैरा, कल के होने वाले ऑपरेशन के बाद सूरत हाल वही है, सिग्नल्स के ऊपर वही गदागर हमें नज़र आ रहे हैं, वही बच्चों को गोद में उठा के और ब्लैकमेल करने की गर्ज, मैं तो यही कहूँगी कि ब्लैकमेल किया जाता है आपसे पैसे लेने के लिए। सूरत हाल जो कि तू है, आपके नज़दीक कोई मुस्तकबिल करीब में आपको बेहतरी नज़र आ रही है इस मामले के ऊपर? बिल्कुल, आइंदा आने वाले 3-4 साल में तो हम नहीं देख रहे हैं कि ये गदागरी को रोका जा सके, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उस पर अमेंड करना, इम्प्लीमेंट करना, ये बहुत दूर की बातें दिखाई देती हैं। एक क्रैकडाउन करने के बाद 1 महीना इदारे गायब हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने में हो। इवन आप आज देखें, कल क्रैकडाउन हुआ है, पंजाब भर से 250 बच्चों को पकड़ा है, लेकिन आज वही बच्चे हमें कुछ वहाँ पर दिख रहे हैं, डिफरेंट इशारों पर दिख रहे हैं, और अब ये इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं कि कहीं कैमरा देखते हैं तो भाग जाते हैं, कहीं कोई टीम्स
देखते हैं तो छुप जाते हैं। तो यहाँ तक कि इवन अब वो लोग हमें समझ चुके हैं कि उनको कैसे खुद को डिफेंस करना है, कैसे बचाना है, और जैसे ही वो टीम्स वहाँ से हटती हैं तो ये लोग अपने अपने पॉइंट्स वापस संभाल लेते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जब तक पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होंगी, टीम स्ट्रांग नहीं होंगी, पुलिस की तरफ से एक बाकायदा जो है कहा जा सकता है मुहिम नहीं चलाई जाएगी। क्योंकि हमने सुबह के टाइम पे ऐसे भी देखा कि बहुत सारे वार्डन्स खड़े हैं और उसके पास बेकारी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनको ये मना नहीं किया जा रहा कि आप यहाँ से हट जाएंगे। ये वो आप अगर फुटेज में भी देखें तो लोगों ने गिरोह के तौर पे या टोलियों के तौर पे वो लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं और ये सब अपने अपने इलाके भी मुख्तस कर रखे हैं। ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, हमने अपनी नुमाइंदे से भी जो मालूमात है वो लेने की कोशिश की है। कल जो ऑपरेशन किया गया गदागरों के खिलाफ, उसके बाद शहर लाहौर में क्या बेहतरी देखने को आई है, ये आपके सामने है। मुझे रिपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, सिग्नल पे आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी रुक रही है, तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरी आई है, कितनी बेहतरी नहीं आई है। आइए कानून के हवाले से हम सैयद फरहाद अली शाह से पूछते हैं कि 1971 से लेकर 2020 तक हुकूमतें आती और जाती रहीं, लेकिन करती क्या रहीं? कौन से एक्ट बनाती रहीं, कौन से कवानीन बनाती रहीं? उनसे चलकर पूछते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीनियर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद फरहाद अली शाह साहब। आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नहायत ही नाजुक टॉपिक के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी फ़कीर से, किसी खातून से जो कि चौक या चौराहे पे बैठी है, उससे बात करते हैं तो वो अक्सर यही कहती हैं कि ये उनकी मजबूरी है, लेकिन मुआशरा इससे तबाह हो रहा है। मुआशरे का गलत और मनफी पहलू बाहर जा रहा है, इसको हमने कंट्रोल करना है। इसके हवाले से पंजाब में कवानीन क्या मौजूद हैं, इसके हवाले से हमने आपको आगाही देनी है। फरहाद साहब, हम ये देखते हैं कि मगरबी पंजाब के, मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर ने इनिशियली जो सबसे पहले वेग्रेंसी या बैग्रेंसी एक्ट के हवाले से बात की तो उन्होंने की, और ये 1958 और अब हम 2020 में आ चुके हैं। इतना लंबा अरसा और अभी तक एक्ट नहीं बना। बेसिकली हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी कानून साज असम्बलियाँ हैं, जिनका मेन मकसद ये है कि जो हमारे नए मसाइल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कानून साजी की जाए। कानून साजी पिछले 30, 35, 40 साल में नहीं की गई, और जो पुराने एक्ट थे, अगर आप जैसे अभी आप टॉपिक लेके आए एंटी बैगिंग एक्ट, तो ये पंजाब प्रिवेंशन ऑफ एंटी बैगरी एक्ट 1971 है, जिसके तहत सारी अब तक जो भी वर्किंग हो रही है, जैसे अभी आपके सामने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आया, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के सीक्वेंस के अंदर आया, लेकिन जो पनिशमेंट फॉर बैगरी थी या जो एंटी बैगरी एक्ट था उसको अमेंड नहीं किया गया। लेकिन अभी मुझे जो इत्तला मुझे मिली है, कुछ इस्लामाबाद की हद तक नई लेजिस्लेशन हो रही है। जो इस्लामाबाद एंटी बैगरी एक्ट उन्होंने इस पार्लियामेंट में, सेनेट में जो है वो भिजवाया हुआ है, लेकिन वो भी अंडर प्रोसेस है। और वो सिर्फ इस्लामाबाद क्योंकि वो तो देखें, बेसिकली जब आपकी 18th अमेंडमेंट आई है तो आपकी NFC अवार्ड हो गया, और आपके प्रोविंसेस जिस तरीके से अपनी लेजिस्लेशन करते हैं, इसी तरह कैपिटल टेरिटरी जो है वो अपनी लेजिस्लेशन जो है वो अपने कैपिटल टेरिटरी के हवाले से करती है। अब आपका जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि देखें, सड़कों पर घूमते हुए छोटे बच्चे और सड़कों पर घूमते हुए माजूर अफराद, सड़कों पे घूमते हुए, ये सिर्फ और आप ये ना समझें कि ये चंद लोग हैं, ये एक पूरा माफिया है। आप सिर्फ और सिर्फ एंटी बैगरी, उसको तो आप पकड़ के ले जाते हैं, उसको ले जाके आप अदालत में पेश करते हैं, महीना आप उसको कहीं पनाह गाह में रखते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो माफिया इनको रन कर रहा है, मतलब मैं लाहौर में ऐसे माफियाज को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है कि एक आदमी के पास 70 जो हैं वो हाथ कटे, लात कटे, पाँव कटे बच्चे हैं, लोग हैं जिनको वो प्रॉपरली एज ए जैसे मशीन या एज ए टूल इस्तेमाल किया जाता है, उनको मुख्तलिफ, और इसमें कोई अमर माने नहीं है। मैं आपके सामने ये फैक्ट रखना चाहता हूँ कि ये लाहौर की जो मशहूर शाहराह हैं, इनके चौक बिकते हैं और इनके बाकायदा इसको एक पूरा माफिया, बिल्कुल इस पर रिसर्च है, हमने पेपर वर्क किया है। मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे साथ इसको बिल्कुल वेरीफाई कर सकती हैं इन फैक्ट्स को, कि ये प्रॉपर तरीके से पूरा एक आप समझें कि इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है। और अगर इन लोगों का मतलब हुकूमत को ये नजर नहीं आता, ये लाहौर मंडे के दिन कौन से होते हैं?
मंदे के दिन इस तरीके से होते हैं जैसे आपके जैसे अभी ये कोरोना के डेज आए थे, जैसे लॉकडाउन्स हो गए, इसी तरह इनके अब बहुत ज़्यादा, अब लाहौर में बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो आपकी दरगाहें हैं या आपके मज़ार हैं, तो उनके आसपास इस बात पे कई हमारे पास ऐसी FIRs आई हैं, लड़ाइयाँ आई हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ दाता साहब की सराउंडिंग्स में भीख मांगने वालों के हवाले से लड़ाइयाँ हुई कि ये मेरा इलाका है, ये तेरा इलाका है, ये उसका इलाका है। तो जब तक आप उस माफिया को पूरे तरीके से क्रैक डाउन नहीं करेंगे, जब तक आप उस माफिया के हवाले से लेजिस्लेशन नहीं करेंगे, तब तक ये मसला नहीं है। फरहाद साहब, क्योंकि आप लेजिस्लेशन पर आ गए हैं और फरहाद साहब ने ये बताया है कि किस तरह से NFC अवार्ड और जो हमारे सूबाई कानून है 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबा खुद मुख्तार है, अपना कानून खुद बना सकता है। तो वैग्रेंसी एक्ट के हवाले से प्रोग्राम टॉप स्टोरी ने बहुत काम किया और इसी हवाले से सूबाई वजीर कानून राजा बशारत साहब से भी गुफ्तगू की। उन्होंने हमें हमारे प्रोग्राम में वादा किया कि वो इस कानून के ऊपर ज़रूर काम करेंगे और मुस्तकबिल करीब में कोई खुशखबरी देंगे। ये उन्होंने कब कहा था, आइए ज़रा देखते हैं उनका इंटरव्यू। लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा गदागर जो हैं, प्रोफेशनल गदागर मौजूद हैं, लेकिन कानून के ऑर्डिनेंस के नफाज के ना होने की वजह से पुलिस को और इदारों को इनके खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये फैसला किया था कि इन लोगों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है। इस सिलसिले में पुलिस को हदायत दी गई, पुलिस ने कार्रवाई की। और मैं सिर्फ कल के आपको फिगर बताऊँ कि कल 284 ऐसे लोग जो हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। आज भी डेफिनेटली पुलिस ने क्रैकडाउन किया होगा और शाम तक मुझे उसके अदाद शुमार मिल जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट इस सिलसिले में बिल्कुल इक़दाम कर रही है और हमें इस बात का अंदाज़ा है ये सूरत हाल का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। आपके साथ हमारी चेयरपर्सन जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस वक्त मौजूद है और जिस लेजिस्लेशन की उन्होंने बात की है इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट उसको ज़रूर लेकर आएगी। लेकिन लेजिस्लेशन ना होने के बावजूद, जैसा मैंने पहले गुजारिश की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इक़दाम कर रही है और हमारी चेयरपर्सन जो है ये भी इक़दाम कर रही है। तो नाज़रीन, ये आपने इंटरव्यू देखा। फराज साहब, कितनी देर लगती है एक कानून को पास होते हुए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कानून को पास होने के लिए जो है वो देर के साथ तो हम उसको नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी एक लेजिस्लेशन करने का भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोसेस दिया गया है कि उसके अंदर बिल टेबल होता है। बिल टेबल होने के बाद उस पर डिस्कशंस होती हैं, डिस्कशंस होने के बाद प्रो और कॉन सारे सीक्वेंसेस देखने के बाद फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, उसके बाद वो बिल पास होता है या बिल टर्न डाउन कर दिया जाता है। तो इस तरह ये प्रोसेस ऑफ जो है आपका लेजिस्लेशन ये करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहले हुकूमत उस इशू पे सीरियस तो हो। मतलब आज तक 1947 से लेकर अगर आप 71 के लॉ की बात करें तो 71 को गुजरे भी अब 50 साल गुजरे, तो 50 साल में कभी आपको ये सीक्वेंस ही नहीं नजर आया। आप इस बात पे सीरियस ही नहीं है कि ये जो माफिया काम कर रहा है और जो सड़कों पे बैगिंग हो रही है, जो इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी आपने ये सोचा ही नहीं कि इसके खिलाफ हमें लेजिस्लेशन करनी है। तो पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। लेजिस्लेशन करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, पहले हुकूमत का सीरियस टेक लेना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप देखें कि आप इस मुल्क की उस मुल्क में हम बैठे हैं जहाँ पे गुर्दा चोरी का एक स्कैंडल पकड़ा, तो आपको पता चला कि आपके मुल्क के अंदर तो कानून ही नहीं था। मुझे आज भी मजाका खेज बात है, मैंने पहले भी आपके कई प्रोग्राम में कही कि जब FIR दर्ज करने लगे तो एक SP ने दूसरे से कहा कि इसने इसका गुर्दा चोरी कर लिया, तुम चोरी की FIR दे दो। फिर आप लेजिस्लेशन लेके आए, होटा हम कहते हैं उसको, ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट एक्ट आप लेके आए कि आपको पता चला कि आपको एक एक्ट की जरूरत है। फिर आप देखें ये साइबर क्राइम 2016 में आया, क्योंकि साइबर क्राइम जो है जिस तरीके से स्मार्टफोन की इंडक्शन हुई है, जिस तरीके से आपकी वेबसाइट्स आई हैं, ऑनलाइन शॉपिंग्स आई हैं, तो आपको उसकी ज़रूरत पेश आई है। तो फिर आपने साइबर लॉ जो है पीका कहलाता है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016, आप वो लेके आए। तो जब तक आप लेजिस्लेशन अपने मसाइल को मद्देनजर रखते हुए नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको तो नाज़रीन, लेजिस्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बच्चों से, कम उम्र बच्चों से घरों में काम करवाया जाता था, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के आने से बहुत सारे नए कवानीन हमने देखे बच्चों के हवाले से जो बने हैं, और उसमें इस बात का तयन किया गया कि कितने साल की उम्र तक जो एक शख्स है वो काम करना शुरू कर सकता है। बाजार हो, घर हो, चौक हो, चौराया हो, कितने उम्र के शख्स से या तो लड़की से या लड़के से काम करवाया जा सकता है। इसमें भी जो सारा अहमद हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन, उन्होंने भी यकीन दहानी करवाई कि वो बच्चों के हवाले से जो चाइल्ड वैग्रेंसी है उसके हवाले से ज़रूर काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा उनको भी कामयाबी नहीं मिली। देखें, इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात ये है कि एक बैगिंग है और दूसरी है चाइल्ड लेबर। ये दो डिफरेंट चीज़ें।
یہ جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، صرف اور صرف یہ جو میری ان کی چیئر پرسن ہے، ان کا ہمیشہ بڑا بلند و بانگ دعویٰ یہ کرتی ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ابھی چلیں، آپ کو ویسپا اسکوٹر ٹھیک کرتے ہوئے بچے نظر آئیں گے، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے آرڈر ٹیکنگ کرتے نظر آئیں گے، آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھری ہوئی ورک شاپس لاہور میں مل جائیں گے۔ سب سے تکلیف دہ بات وہ ہے کہ جو ایک سگنل پہ عورت بچہ تھام کر مانگتی ہے، بالکل ایسے یہ سب سے تکلیف دہ میرے لیے۔ بیسیکلی وہ ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس عورت کا قصور نہیں ہے، اس میں اس بچے کا قصور نہیں ہے۔ میں پھر ہائی لائٹ کروں گا کہ اس کے پیچھے جو مافیا بیٹھا ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کی بڑی بڑی رسائی ہے، جن کی بڑی بڑی پہنچ ہے، جن کو کوئی کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا، جن کے اگینسٹ لیجسلیشن نہیں ہو رہی۔ اچھا، پائپ لائن میں قوانین ہیں ابھی؟ پائپ لائن میں بلز تو کافی، میں نے جیسے آپ کے سامنے رکھا کہ اسلام آباد کا بل پینڈنگ ہے، لیکن ابھی جو میری اطلاع ہے، جو میری ریسرچ ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے ابھی کوئی بل ٹیبل نہیں ہوا جو اینٹی بینکنگ۔ اس پہ اب دیکھیں، آپ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آپ میڈیا میں اس چیز کو اٹھا رہے ہیں اور آپ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہائی لائٹ ہوگا تو اس پہ سر بچے بھی مانگتے رہیں گے تب تک؟ دیکھیں، اداروں کو کام کرنا چاہیے، یہ تو مسئلہ سارا احمد صاحبہ کو دیکھنا چاہیے، جو چیئر پرسن ہے ایک ایسے ادارے کی جس کا کروڑوں روپے کا بجٹ ہے اور جس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو نہ صرف شیلٹر کیا جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان کا مقصد جو ہے، جس مقصد کے لیے ادارہ بنا ہے، اس کو پراپر طریقے سے ادارہ اپنی فنکشننگ کرے۔ صرف بیان بازی سے یا صرف یہ کہہ دینے سے کہ تبدیلی آ نہیں رہی، آ چکی ہے، تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کو پریکٹیکلی فراز صاحب، جتنے قانون بنتے ہوئے اپنے ہوش میں دیکھے، جس طرح سے آپ نے ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ ایکٹ کا بتایا ہے، پھر ہم نے سائبر کرائم ایکٹ، یہ وہ ایکٹس ہیں جو کہ ہمارے ہوش میں بنے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ جو ایکٹ بنتا ہے یا کوئی آرڈیننس پاس ہوتا ہے یا کوئی قانون جو ہے پنجاب اسمبلی سے پاس ہوتا ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ بیسیکلی میں نے وہی بتایا کہ قانون سازی کرنا مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی یہ ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جو آپ کو کوئی چیز را مٹیریل باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ بیسیکلی سیریس ٹیک کی بات ہے کہ حکومت کی پریفرنسز کیا ہیں، حکومت کیا ان ایشوز کے اوپر لیجسلیشن کرنے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں نا، اب ایک چیز کو جب تک آپ سیریس نوٹ پہ نہیں لیں گے، یہ کام بنتا ہے ادارے کا، یہ کام بنتا ہے یہ جو آپ کا چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے، یہ لیجسلیشن کروائے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں کتنے قانون پاس کروانے میں نے تو ابھی تک کوئی کسی قسم کا ایسا نیا قانون نہیں دیکھا۔ ابھی ہم نے سنا ضرور ہے کہ ابھی یہ ریسنٹلی سود کے حوالے سے لیجسلیشن یہ نئی کی ہے انہوں نے، اس کے حوالے سے کوئی ایکٹ آئے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ایکٹ ضرور آتے ہیں، جیسے یہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے ایکٹ دیا ہے یا ڈینگی کے حوالے سے انہوں نے ایکٹ دیا ہے، اسپیشل اینڈ لوکل لاز کے حوالے سے یہ قانون 2 سال میں کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے تو کوئی اس قسم کا بڑا ایکٹ نہیں دیکھا۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ صورتحال تو بڑی گمبھیرتا کا شکار ہے، یہ آپ کے سامنے ابھی جو کل انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر ویز کے حوالے سے، یہ کوئی چھوٹا انسیڈنٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم پوری خون کے آنسو رو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے لیجسلیشن کرنی ضروری ہے۔ تو زینب الرٹ بل بھی تو ہے۔ زینب الرٹ بل جو ہے، دیکھیں زینب کا انسیڈنٹ ہوا ہے آج سے کوئی 2-2.5 سال پرانی بات ہے، ابھی تک وہ ہم بل کی بات سن رہے ہیں، زینب الرٹ یا زینب پروٹیکشن ایکٹ ابھی تک نہیں ہے۔ تو یہ بڑی پریفرنسز حکومت کو چینج کرنی یہ تو بہت سنجیدہ صورت ہے۔ جی بالکل سنجیدہ، میں سنجیدہ کو چینج کروں گا رنجیدہ صورت۔ فراز صاحب، لیکن آپریشن تو گاہے بگاہے ہوتے رہتے ہیں، وہ کون سے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کون سی جورسڈکشن کے تحت ہوتے ہیں؟ جیسے کہ کل گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ لاہور کی سڑکوں پر یہ گدا گروں کے خلاف آپریشن ہوا۔ بیسیکلی پنجاب اینٹی بیگنگ ایکٹ ہی ہے جس کے تحت یہ ان کو پکڑتے ہیں۔ اس کے اندر دیا گیا ہے کہ آپ نے ایسے ہاؤسز بنانے ہیں جہاں پر ان بچوں کو لے کے جانا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کو یہ لے جاتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے انہوں نے ایسے ہاؤسز بنائے ہیں، لیکن وہ کرتے ہی ہیں کہ اس کے اندر پھر دیا ہوا ہے کہ کورٹ آف لا میں ان کو ایک اسپیشل کورٹ جو ہے وہ ڈپیوٹ کی گئی ہے، وہاں پیش کرتے ہیں، ان کے ماں باپ پھر شورٹی بانڈ دیتے ہیں اور شورٹی بانڈ دینے کے بعد وہ اس چیز کا پورے طریقے سے سیٹسفائی کرتے ہیں عدالت کو کہ اب یہ وہاں پہ نہیں مانگیں گے۔ اور اس کے بعد وہ اگر فار دی سیک آف آرگومنٹ پھر دوبارہ پکڑے جائیں تو پھر ان کو جتنے پیسوں کا بانڈ دیا ہوتا ہے وہ ان کو ایز اے جرمانہ پے کرنا تھا۔ لیکن کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اپنا پورا پروسیس
एडॉप्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ खबर की हद तक, जैसे मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं कि कल बड़ा एक्शन हो गया, लेकिन आप 2 महीने के बाद चेक कीजिएगा कि जिन लोगों को पकड़ा था उनको फाइनली इन्होंने किया क्या है। मैं एक बड़ा चैलेंज आपके सामने रखता हूँ, आप चेयरपर्सन साहबा से पूछें कि किसी जब से वो चेयरपर्सन बनी है कोई एक ऐसा केस बता दें जिसके अंदर बैगिंग के हवाले से किसी अदालत से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने किसी को सजा दिलवाई हो। मैं आपके सामने खुला चैलेंज रख के जा रहा हूँ कि कोई, क्योंकि ये पूरे तरीके से ना इनके लॉयर्स केसेस को देखते हैं। अव्वल तो मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे सियासी तौर पे भर्तियाँ की जाती हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी अना को सेटिस्फाई करना है, जनरल पब्लिक के लिए ना ये सारे साहब कहेंगे कि हम तो काम कर रहे हैं और हमारे काम के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। आपके सामने देखें, हम लोग पब्लिक हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को उनकी बेहतरी के लिए क्रिटिसाइज उनको किया जाए। मैं आपके सामने एक ओपन चैलेंज रख रहा हूँ कि एक इदारा जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इन लॉज की इन्फोर्समेंट करना है, आपके प्रोग्राम में वो शामिल, उनसे पूछ लेंगे अब तक उन्होंने कितने लोगों को बैगिंग के हवाले से पकड़ कर सजा दिलवाई है। आपको एक केस भी ऐसा, जुर्माने हुए हैं लेकिन सजा नहीं, जुर्माना भी नहीं है। जुर्माना भी देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब सजा, जुर्माना और कैद है तो आपको कोशिश करनी चाहिए इदारे को कि वो जुर्माने की बजाय कैद का सीक्वेंस हो, सजा सख्त होगी तो दोबारा रेपिटेशन ऑफ क्राइम नहीं हो। ठीक है, सैयद फरहाद अली शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन ने एक बात जो अपने खैरात, ज़कात और अतियात हैं वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से किसको देने हैं, ये भी हम मजहबी स्कॉलर से जानेंगे ताकि हम अपना किरदार तो अदा करें जब तक एक्ट नहीं बनता, जब तक कानून नहीं बनता। फराज साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, कानूनी पहलू आपने देख लिया है, एक हम मजहबी पहलू भी देखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने सैयद फरहाद अली शाह की कानूनी एंगल से गुफ्तगू सुन ली है। अब इसमें मजहब क्या कहता है, इसके लिए हमने प्रोग्राम में मौलाना मतीउल्लाह बाजवा साहब को दावत दी है जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, आपको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं गदागरी पे, और ये एक जो है वो दर्द सर, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, बन चुका है। आप कहीं खाना खा रहे हैं, अपनी गाड़ी सड़क पे दौड़ा रहे हैं या कहीं दोस्तों के साथ बैठे हैं, ये गदागर आकर आपसे ब्लैकमेलिंग करते हुए पैसे ज़रूर मांगते हैं। तो हमने इसमें इस्लाम का पहलू तलाश करना है। सबसे पहले तो इस्लाम भीख मांगने के हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम तो रिज़्क़ हलाल की ना सिर्फ तरगीब देता है बल्कि हुक्म देता है। हत्ता कि ये हुक्म आम इंसानों को भी दिया, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी दिया, और अम्बिया से भी कहा या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, कि ए रसूलो, यानी मेरे अल्लाह ताला ने अपने रसूलों से भी कहा कि आप भी पाकीज़ा रिज़्क़ खाएं और नेक अमाल करें। रिज़्क़ का आमाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। फिर अल्लाह ताला ने वादा भी किया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पे रेंगने वाला कोई जानदार भी ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे न लिया हो। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने हलाल कमाने वाले को अपना दोस्त भी कहा, और उसके लिए अगर वो रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू में जाता है तो उसका एक एक कदम, उसका एक एक लम्हा जो है वो इबादत शुमार होता है। अब कोई भी मुसलमान हो, ख़ास तौर पर जब हम यहाँ पे 97% मुसलमान हैं और यहाँ पे भीख मांगने वाले भी अक्सरियत में मुसलमान हैं, हो सकता है कि किसी और मज़हब से भी हूँ, लेकिन हमारा जो वास्ता साहब का पड़ता है वो मैक्सिमम मुसलमानों से होता है, और वो इस्लाम के नाम पर ही मांग रहे होते हैं या अल्लाह ताला के नाम पर मांग रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक मुसलमान के लिए तो मांगना जायज़ ही नहीं है, माँ सिवाय 3 सूरतों के। हज़रत कबीसा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने आपसे सवाल किया, तो आपने फरमाया बैठ जाओ और कुछ देर ठहरो, हमारे पास सदका आ जाए तो हम कुछ तुम्हें अता करते हैं। लेकिन साथ ही आपने एक नसीहत फरमाई बड़ी शानदार, आपने फरमाया कि कबीसा किसी के लिए माल मांगना जायज़ नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है और आप हाकिम वक्त थे। हाकिम वक्त से मांगना, इसमें अहादीस से रोशनी मिलती है कि हाकिम वक्त से मांगना या हाकिम वक्त से तलब करना ये एक अलग मसला है। इसके बावजूद भी आप हज़रत कबीसा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये नसीहत कर रहे हैं कि 3 सूरतों में किसी के लिए, 3 सूरतों के सिवा किसी के लिए मांगना जायज़ नहीं। पहली सूरत ये है
کہ کوئی آدمی کسی بڑی کمٹمنٹ کر چکا ہے, یعنی اس نے کوئی بڑا ذمہ داری اوپر لے لی ہے, کوئی ادارہ بنانے کی, کوئی ایسا کام اس نے شروع کر لیا ہے, کوئی ایسی اماؤنٹ اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس کو پورا نہیں کر پا رہا, تو اس کے لیے وہ سوال کر سکتا ہے کسی سے. اب اس میں بھی محدثین نے کہا کہ یہ سوال دو طرح کا ہوگا. ایک سوال یہ ہے کہ آپ کسی سے قرض لیتے ہیں قرض حسنہ کی صورت میں کہ جب اس کے پاس صلاحیت طاقت ہوگی تو وہ واپس کر دے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مدد کی صورت میں کسی سے مانگتا ہے, تو یہ صورت جائز ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آفت زدہ ہو, جیسے سیلاب میں لوگ پھنس جاتے ہیں, زلزلے میں لوگ اچھے خاصے بہتر حال کے لوگ یا غنی لوگ ایک دم فقیر ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے مانگنا یا ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اور تیسری صورت صرف اور صرف اس آدمی کے لیے جو فاقہ کش ہو, فاقہ کاٹ رہا ہو, کھانے کو اس کے پاس نہ ہو, اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے. اور یہاں یہ بھی وضاحت ہے کہ یہ اتنا ہی سوال کر سکتا ہے جتنا کہ یہ واپس اپنی گزر بسر کرنے کے قابل ہو جائے. کوئی ٹائم ڈیوریشن ہے کہ زندگی بھر مانگتے رہیں؟ کبھی نہیں, کبھی نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ اس وقت تک ہی اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوگا جب تک کہ وہ اس صورتحال سے, اس کریٹیکل پوزیشن سے, اس کریٹیکل سچویشن سے نہ نکل جائے, یعنی اس کی یہ غربت یا اس کا یہ مسئلہ یا اس کی یہ تکلیف حل ہو جائے, اس کے بعد اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہوگا. یعنی کہ پوری زندگی میں آپ 1 2 یا 3 مرتبہ یہ عمل دہرا سکتے ہیں, وہ بھی اس صورت میں جب آپ ان 3 کیٹیگریز میں لائے کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ عادتاً مانگ رہے ہیں, بیکاری بن کر مانگ رہے ہیں یا سائل بن کر مانگ رہے ہیں, تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہروں پر زخم ہوگا یا ان لوگوں کے چہروں پر نشان ہوگا کہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سائلین ہیں جو حق نہ ہونے کے باوجود بھی اور جو ضرورت نہ ہونے کے باوجود بھی پیشہ ورانہ انداز سے بھیک مانگا کرتے تھے. خوبصورت بات اور بڑی بات مولانا صاحب نے آپ تک پہنچائی ہے. مولانا صاحب, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کس وقت مانگنا ہے, دوسرا آپ اللہ کا نام لیتے ہیں, آپ رسول کا نام لیتے ہیں اور پھر روزانہ مانگتے ہیں, ہر گھڑی مانگ رہے ہیں. دیکھیں, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو قانون کا ہمارے ہاں مسئلہ ہے. ایک قانون موجود ہے پہلے سے, اور میں آف کیمرہ آپ سے ایک بات کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک ادارہ بنا دیا گیا پرویز لائی گورنمنٹ نے, جو اچھے کام کیے ان میں سے ایک اچھا کام یہ تھا کہ چائلڈ پروٹیکشن کے نام سے, اور وہاں صرف بچے نہیں بلکہ بڑے بیکاری بھی ان کو بھی وہ انٹرٹین کرتے تھے. تو ہمارے ہاں قانون کی عملداری کا مسئلہ ہے. آپ اگر قانون بنا دیں کہ ایسے بیکاریوں کو, کیونکہ یہ لوگ بلیک میل بھی کرتے ہیں, مختلف قسم کے جرائم میں بھی امداد اور تعاون کرتے ہیں, اور مختلف سطحوں پہ مختلف معاملات میں یہ آپ دیکھیں کہ آپ لاہور میں اگر گھوم کے دیکھیں, اور آپ میرا خیال پروگرام کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مختلف جگہوں پہ جو منشیات فروشی ہے اور جو اس طرح کے جو دھندے ہیں ان میں یہ تعاون کرتے ہیں. اور یہ مانگنے والے بھی کوئی کسی جگہ پہ اکیلا کھڑے ہو کے کوئی ضرورت مند نہیں مانگ سکتا. یعنی اگر ایک آدمی واقعتاً ضرورت مند ہے تو وہ کسی چوک میں کھڑے ہو کے سوال نہیں کر سکتا, کیونکہ پیچھے ایک گینگ ہے اور وہ گینگ نے اس ایریا کو فروخت کیا ہوا ہے. لہذا یہ اوورآل اگر اس کو آپ ایک سینیریو میں دیکھیں تو یہ ملک کے قانون کے خلاف ایک بات ہے, اور ملک کو چاہیے کہ ہمارے ملکوں کے حکومتی اداروں کو یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کہ وہ ان لوگوں کو پکڑیں, ان کو جیلوں میں بھیجیں, کیونکہ یہ مجرم ہیں, یہ محتاج نہیں ہے. دیکھیں, محتاج کا اپنا حق ہوتا ہے. محتاج اگر اللہ کے نام پر مانگے تو اسے ضرور دینا چاہیے. اور بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ جب آپ سے کوئی سوالی کرتا ہے تو آپ اسے جھڑکے نہیں. اگر آپ نہیں بھی دے سکتے تو آپ اس پر تنقید نہ کریں, آپ نہیں بھی دے سکتے تو آپ اس کی تحقیر نہ کریں. اور پھر اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو بہترین صدقہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس آدمی تک پہنچیں جس نے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں کی, جسارت نہیں کی, جو سفید پوش ہے, جو اپنے گھر میں بیچارہ فاقہ کاٹ رہا ہے. اور بہترین صدقہ اس میں بھی قرار دیا کہ جو آپ دیتے ہوئے اتنی احتیاط کریں, اتنا خفیہ انداز سے دیں کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو. اور کیا غور طلب بات آپ نے کہی ہے کہ آپ پہنچیں اس تک, سفید پوش تک آپ پہنچیں. سفید پوش نے آپ تک نہیں, آپ نے اس تک پہنچنا ہے. بالکل. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں جو ضابطہ کار ہے اور جو دائرہ کار اسلام نے متعین کیا ہے اس میں دیکھیں ہمیں ہمسائے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا. اب یہ کہیں نہ کہیں تو انسان رہتا ہے جو بھی محتاج ہے, ایسا محتاج آدمی اس تک ہمیں پہنچنے کا حکم ہے, نہ کہ وہ گلیوں میں آ کے خاک چاندتا پھرے اور لوگوں کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرے. ہاں, اگر وہ اس کیفیت تک پہنچے اور اس کی ضرورت کا کوئی کسی کو پتہ نہیں چل سکتا تو وہ بیان کر سکتا ہے, جیسے میں نے پہلی صورت میں بیان کیا ہے. لیکن زیادہ ذمہ داری معاشرے کی ہے کہ ایسے محتاج لوگوں تک, اور ایسے خاص طور پر سفید پوش لوگوں تک یا ایسے بھرم رکھنے والے لوگوں تک جو لا یسألون الناس الحافا, قرآن نے کہا وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے لوگوں سے, وہ لوگوں کے سامنے
ہاتھ نہیں پھیلاتے, وہ اپنی عزت بچا کے رکھتے ہیں کہ ہم کیا. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ اگر وہ خواتین ہیں, وہ بیوہ ہیں, تو وہ جسم فروشی کی طرف مائل ہو جائیں گی, اپنی عزت بچاتے بچاتے خفیہ اور یا پھر وہ مختلف قسم کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے ہتھے چڑھ جائیں گی. لیکن وہ کوشش کرتے ہیں سوال نہ کیا جائے. ہمیں ان لوگوں کو بچانا ہے اور ان اصل محتاجوں تک پہنچنا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ایک مسلمان شخص جو ہے اس کے ہمسائے میں چاہے غیر مسلم ہی رہتا ہو, وہ بھی محتاج ہو اور وہ بھی بھوکا سوئے, تو یہ ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جو اپنے گھر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سوتا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, بچوں کو گود میں اٹھا کر سگنل پہ مانگنے کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے. اسلام بچوں کو استعمال کرتے ہوئے بھیک مانگنے پر کیا کہتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے. میں سمجھتا اس لیے کہ اگر کوئی ضرورت مند واقعی ضرورت مند بھی ہو تو کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد بھی اسی طرح سے بیکاری بنے اور اسی طرح سے مانگنے والی, ماں سوائے ایک خاص مینٹیلٹی ہے, ایک خاص گروہ ہے جو گینگ کی صورت میں یہ مانگنے کا دھندا کرتے ہیں, اور وہ بچے بھی واللہ عالم ان کے ہوتے ہیں یا اغوا شدہ بچے ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو, کیونکہ یہ اگلی نسلوں کو بھی یہ لت ڈالنے کی کوشش ہے. اور دیکھیں جہاں بیکاری زیادہ ہوتے ہیں, جہاں مانگنے والے اس طرح سے پیشہ ور افراد زیادہ بڑھ جاتے ہیں, سب سے پہلا تو وہ ان لوگوں کا حق چھینتے ہیں جو لوگ واقعی محتاج ہوتے ہیں اور جن تک ہم نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی راستے میں دے دیا, صدقہ و خیرات ہم نے کر دیا, اور ہماری نظر سے بھی وہ لوگ محو ہو جاتے ہیں جو اصلاً ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو جو ایکسپلائٹیشن ہے مختلف قسم کی, چاہے وہ اسلام کے نام پہ ہو, چاہے وہ بچوں کے نام پہ ہو, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایسے ہی یہ ظالم افراد جو ہیں, اب یہ کوئی اپنے بچے کے ساتھ تو نہیں کر سکتا کہ اس کا بازو توڑ دے یا اس کا بازو کاٹ دے یا اس کی آنکھیں نکال دے یا اس کا جسم کا کوئی حصہ جلا دے. مجھے یہ امید ہے کہ یہ ان لوگوں کے بچے نہیں ہوتے, یہ بچے کسی اور کے ہوتے ہیں اغوا شدہ, اور ان کے ساتھ یہ مانگنے کے لیے, لوگوں کی ہمدردی جیتنے کے لیے یہ ان کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں, ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے ان کو سڑکوں پہ بٹھا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا سب سے بڑا کام اور حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اسلام تو اس بارے میں بڑا واضح ہے, اسلام تو اس کی نہ اجازت دیتا ہے اور نہ اس کی کوئی گنجائش رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک فلاحی ریاست کا مکمل اور بہترین نمونہ تھا. آپ نے ایسے لوگ جو مانگنے والے تھے ان کے وظیفے مقرر کیے, اور پھر اس کے بعد انہیں مانگنے کی اجازت نہیں تھی. پھر قانون حرکت میں آئے گا اور انہیں سر عام سزا دی جائے گی اگر وہ اس کے بعد بھی مانگتے ہوئے نظر آئیں. آپ دیکھیں کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ کے پاس نادرا ہے, آپ کے پاس مختلف ادارے ہیں, آپ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اس حد تک محتاج ہیں کہ وہ مانگنے پر مجبور ہیں. آپ ان کی ایک لسٹ بنا سکتے ہیں, آپ اپنے شہر کی بنیاد پہ, آپ اپنی یونین کونسل کی بنیاد پہ, اور آپ کو پتا ہو آپ کے ادارے, آپ کا ایک زکوٰۃ عشر کمیٹی کا جو ہے وہ باقاعدہ محکمہ ہے, آپ اس کے ذمے یہ کام لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ان کی روزانہ کی ضروریات اس کے مطابق پورے مہینے میں یا ایک ہفتے میں ان کو ضروریات پہنچائی جا سکتی ہیں. اور اس کے بعد اگر کوئی مانگے تو اس کے اوپر یہ جرم ہوگا اور اس کو سزا دی جائے گی اور اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر اس کے لیے کسی کے اندر خواہش پیدا ہو سکے. آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جرائم پیشہ افراد جو ہیں, یہ جو گداگری پروفیشنل طور پر اپنا چکے ہیں, یہ ان لوگوں کا حق مار رہے ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں. ان کی حوصلہ شکنی کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو قانونی طور پر ان پر سختی نہیں کریں گے یہ رکیں گے نہیں, کیونکہ پیچھے میں نے آپ عرض کیا کہ یہ بات اب کوئی ایسا راز نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو پتہ نہ ہو. پیچھے بہت طاقتور مافیا ہے. آپ جب تک قانون کے ذریعے سے ان کو نہیں روکیں گے اور پیچھے والوں کو نہیں پکڑیں گے جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, تو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. دوسرا, قانون اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کسی کو جیل کرتا ہے یا جیل میں بھیجتا ہے تو اس کی تربیت, جیل کبھی بھی خالی سزا نہیں ہوتی. جیل اسے اس گندگی سے, اس ڈھیر سے, اس غلاظت سے نکال کر ایک بہتر ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو جیلوں کا نظام ہے وہ بہت ہی ابتر ہے. وہاں اور لوگ, جو عام آدمی جاتا ہے وہ بھی جرائم پیشہ بن کے باہر نکلتا ہے. حالانکہ جیل کا مقصد یہ تھا کہ اس کو تنہائی دی جائے یا اس کو کنفائنڈ کیا جائے کسی خاص جگہ پہ, پھر اس کی تربیت کا کوئی کورس کیا جائے, اس کو سکھایا جائے, اس کو سمجھایا جائے, اس کی جو ضمیر ہے اس کو جگایا جائے, اس کی انسانیت کو بیدار کیا جائے, اور پھر اس کو اس لائق کیا جائے تربیت کے ساتھ کہ آپ کو ہم بہتر روزگار فراہم کرتے ہیں. آپ یہ کام جو ایک انتہائی رذیل یا سطحی کام ہے, گھٹیا کام ہے, یہ نہ کریں. یہ اسلام کی نظر میں بھی اتنا برا ہے. آپ اس طرح سے تربیت کر کے, یہ دو طرفہ, یعنی ایک طرف یہ خالی آپ تربیت کریں گے, وہ بات سنیں گے اور اس کے بعد ان کی ضرورتیں ہیں یا ان کے پیچھے طاقتور مافیا ہے, وہ ان کو کچھ اور کام نہیں کرنے دے گا, وہ ان کے ہاتھوں بکے ہوئے. لہٰذا یہ دو طرفہ سلسلہ ہوگا کہ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے اور پھر تربیت کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی تربیت کریں, تو انشاءاللہ اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے. صاحب بہت شکریہ, بہت ہی اچھی اور آپ نے سنہری باتیں کہی ہیں. ناظرین, اس ایشو کے اوپر میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ریاست کی یہاں پہ ذمہ داری ہے
اب چونکہ ریاست نے NFC ایوارڈ یا 18ویں آئینی ترمیم کے تحت صوبوں کو یہ اختیار دے دیا ہے، تو پنجاب اسمبلی کی یہاں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک قانون پاس کریں، اور قانون پاس کرنے کے بعد ہمارے اس معاشرے کو اس ناسور سے چھٹکارا دلوائیں۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہمارے سیاستدان جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں وہ حرکت میں آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔